नमस्कार, मैं हूं अजय और ये हैं खबरें दमदार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हाथरस कांड से। हाथरस केस में हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। आज फिर जांच के लिए न्यायिक टीम पहुंची। सीजेएम और अपर जिला जज ने गांव में पहुंचकर पीड़ित परिवार से मामले की पूरी जानकारी ली। करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अंग भी हाथरस पहुंचे और आरोपियों के परिवार से मुलाकात की। केस में दंगा कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में है। मथुरा पुलिस ने मां टोल प्लाजा से 4 संदिग्धों को पकड़ा है, जिनका कनेक्शन पीएफआई और सीएफआई से जुड़ा हुआ हो सकता है। इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप, भड़काऊ साहित्य भी मिले हैं। वहीं आज हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 मुद्दों, गवाहों और परिवार की सुरक्षा, पीड़ित परिवार के पास वकील है कि नहीं और इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्टेटस क्या है, इस पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की अब अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। तो हाथरस केस में न्यूज 18 एक बड़ा खुलासा कर रहा है। यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है और यह खुलासा चौंकाने वाला है। फोन पर बातें होती थी मुख्य आरोपी संदीप के बीच, पीड़ित के भाई और मुख्य आरोपी संदीप के बीच पुरानी जान पहचान थी। दोनों के बीच फोन पर लंबी बातचीत भी होती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि बातचीत कई घंटों की है, घंटों तक होती थी। न्यूज 18 के पास वो कॉल डेटा रिकॉर्ड है जिसके मुताबिक आरोपी संदीप और पीड़िता के परिवार के एक नंबर के बीच बातचीत होती थी। ये नंबर पीड़िता के बड़े भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। दोनों नंबरों के बीच अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच लगभग 5 घंटे की बातचीत हुई है। इसके बाद पूरे मामले के मायने बदलते दिख रहे हैं कि पहले से बेहद करीबी थी दोनों परिवार के बीच, काफी बात होती थी। पीड़ित के भाई और आरोपी के बीच बातचीत, अब ये किसकी बात होती थी ये अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन फोन जरूर पीड़िता के भाई के नाम है और आरोपी के नाम, और दोनों फोन के बीच लंबी बातचीत का रिकॉर्ड अब सामने आ रहा है। और आपको बताते हैं कि हाथरस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। 10 बड़ी बातें। हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजे मुख्य न्यायाधीश एस ए बाबरे ने केस को शॉकिंग बताया। यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। हर तरह की जांच के लिए तैयार है सरकार, कहा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच हो, यह भी यूपी की सरकार ने कहा अपने हलफनामे में। यूपी सरकार से 3 मुद्दों पर हलफनामा मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वो 3 मुद्दों क्या हैं? गवाहों और परिवार की सुरक्षा की जानकारी भी मांगी गई है कि गवाहों को कैसी सुरक्षा दी जा रही है, परिवार को किस तरह की सुरक्षा दी जा रही है। पीड़ित परिवार के पास वकील है कि नहीं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्टेटस क्या है, और 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस केस की सुनवाई शुरू हुई तो राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा मामले की सीबीआई जांच हो और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे। याचिकाकर्ता के वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट दखल ना दे। जिस पर तुषार मेहता ने कहा कि निष्पक्ष जांच में रुकावट के हालात पैदा किए जा रहे हैं। इंदिरा जयसिंह ने मांग की कि केस दिल्ली ट्रांसफर हो और सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे। तुषार मेहता ने अपील की पीड़ित परिवार को यूपी सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि मामला भयावह है, हम सुनवाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केस शॉकिंग है। यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट को ध्यान दिलाते हुए कहा कि पीड़ित परिवार से मुआवजा बढ़ाने को लेकर बातचीत दूसरे लोगों ने भी की है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि यूपी सरकार को 3 मुद्दों पर हलफनामा दाखिल करना होगा। गवाहों और परिवार की सुरक्षा, पीड़ित परिवार के पास वकील है कि नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेटस क्या है। और इस सब के बीच सियासत अपने रास्ते जारी है। विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है। बीजेपी सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी इस साजिश में शामिल होगा बख्शा नहीं जाएगा। कि हाथरस की घटना, इसमें पीएफआई या अन्य संगठनों ने
फंडिंग देके जाति युद्ध कराना चाह रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है। क्या तब उत्तर प्रदेश सरकार सो रही थी? गुप्तचर विभाग सो रहा था, इंटेलिजेंस सो रहा था, पुलिस सो रही थी? कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से आदरणीय योगी जी सुरक्षा और कानून का राज स्थापित किए हैं, विकास कर रहे हैं, ये इनको पसंद नहीं आ रहा है। अभी तक ये सांप्रदायिक दंगे कराकर अपना तुष्टीकरण और अपनी राजनीति साधते थे, आज ये जातिगत दंगे कराने पर उतर आए हैं। जिस तरह का आपने देखा पोर्टल्स बनाए गए हैं, जिस तरह की वेबसाइट्स पर भड़काऊ भाषण और पोस्ट डाली जा रही हैं, तमाम पत्रक ऐसे डाले जा रहे हैं जिससे लोगों को आपस में लड़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। नाकामी छिपाने के लिए उस साजिश का नाम दे रहे हैं। ये सरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही। योगी जी आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा तो उसको आप कहेंगे कि लोग साजिश कर रहे हैं? अरे जो साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और हाथरस केस पर हो रहे हंगामे के बीच आज सवर्ण समाज ने पंचायत की। आरोपियों के पक्ष में यह पंचायत हुई। पंचायत को लेकर संवाददाता अनामिका सिंह की देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। हाथरस में न्याय की लड़ाई अब सियासी रंजिश बन गई है और हालात ये हो चले हैं हाथरस के भीतर कि यहाँ पर आज 2 गांव की पंचायत की गई है। इस पंचायत में ये तय किया गया कि जिस तरीके से हाथरस जो कभी शांत था, सुकून में था, जहाँ पर जात पात जैसी कोई चीज़ नहीं थी, जहाँ पर गांव की शादी में पूरा गांव इकट्ठा होता था, वहाँ पर हालात ही क्यों हो गए। लेकिन जो पंचायत हुई है, जो तस्वीर है उसकी मैं वहाँ पे दिखाना चाहूँगी मैं आपको कि देखिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बुलगड़ी और बगना 2 गाँव हैं जिसके लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये तय किया गया बुजुर्गों की ओर से कि भाई ये हालात क्यों बने। हालांकि मजे की बात यह है कि इस गांव की जो महिला प्रधान है वो इतनी बुजुर्ग हैं और महिलाएं खुद इस बात से डबडबा जाती हैं, इनकी आंखें ये सुन करके कि इससे पहले उन्होंने अपने पूरे जीवन में ना कभी ऐसी कोई कहानी सुनी ना देखी, लेकिन इस उम्र में आने के बाद उन्हें अपने गाँव में ये सब देखने को मिल रहा है। गाँव में जो चल रहा है उसको कैसे देखती हैं आप? कितनी तकलीफ होती है देख के बहुत जी घबराता है मेरा। और ये कहता है कि ये हुआ तो हुआ क्या है, ये नेता लोग करवा रहे हैं, इस हाथरस जिले को बदनाम करवा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है। कितना बढ़िया मेरा जिले में हो रहा था। देखो छेती माँ है, उसमें प्रोग्राम होता है, आसपास के रिश्तेदारों के सब लोग आते हैं, सातों जाति आती है, कोई दुर्भाग्य नहीं है। और इनने ऐसा जाति पाति का कोई चक्कर नहीं, कोई नहीं है जाति पाति का। जी हाँ, तो गांव में जातिवाद जैसी कोई चीज नहीं, लेकिन सियासत ने जरूर जातिवाद का इसमें आग में घी डालने का काम किया और इसी पर आज महाबहस भी होगी। ग्राउंड पर रहेंगी, मेरे साथ जुड़ेंगी हमारी संवाददाता अनामिका। महाबहस में जुड़ी है हमारे साथ 8 बजे, क्योंकि हाथरस मामले को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। सच्चाई क्या है, क्या वाकई किस तरह से लड़की की मौत हुई और साजिशें किस तरह से बुनी जा रही हैं। इन साजिशों के तार अब 4 संदिग्धों तक पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार भी किया है हाथरस मामले में। मथुरा पुलिस ने मार्ट टोल प्लाजा पर इन्हें पकड़ा। नई दिल्ली से हाथरस जाते वक्त गिरफ्तारी हुई। पीएफआई और सीएफआई से ये जुड़े हुए हैं सभी जिन्होंने यूपी को जलाने की कोशिश की थी। आपको याद होगा पूरे सूबे में आग लगा दी थी जब सीए के विरोध के नाम पर, और इनके पास से बरामद हुए मोबाइल, लैपटॉप, भड़काऊ साहित्य, दंगा फैलाने की, जातीय दंगा फैलाने की, सवर्ण और दलित के बीच आग लगाने की इनकी कोशिश थी। तो विपक्ष के विरोध पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विपक्ष की साजिश का पर्दाफाश होगा। विपक्ष के पास दुष्प्रचार करने के सिवाय कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। वे निरंतर कुछ न कुछ ऐसी बातें करने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, समाज में अनावश्यक उत्तेजना पैदा हो, और ये शुभ लक्षण नहीं है। ये नकारात्मक सोच डेवलपमेंट को रोकती है, और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमें विपक्ष के इस नकारात्मक सोच को पर्दाफाश करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। तो क्या हाथरस की आग में जातिवाद और जातीय हिंसा के घी को डाला गया? आज महाबहस इसी पर रात 8 बजे जरूर जुड़िए ग्राउंड रिपोर्ट से। और यूपी सरकार बिजली विभाग के बीच में बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर, निजीकरण का फैसला फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। 3 महीने बाद होगी समीक्षा। सुधारों के मुताबिक आगे तय होगी रणनीति। समझौता तैयार हो रहा है, उसके बाद इस पर हस्ताक्षर होंगे।
बिजली विभाग के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे, निजीकरण का विरोध कर रहे थे। अब इस पर बात बनती नजर आ रही है। 3 महीने के लिए इसे टाल दिया गया है, निजीकरण के फैसले को 3 महीने के लिए सुधार लाने का वक्त दिया गया है। अगर घाटे कम हुए, सुधार आया, तो फिर निजीकरण के फैसले को टाला जा सकता है। यही कहना था मोटे तौर पर कर्मचारियों का। राजीव हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या बात बन गई है और अब यह हड़ताल खत्म होने जा रहा है? कल ही से यह मामला लटका हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग में निजीकरण को लेकर जो पूरे उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार किया जा रहा था, वो अब खत्म हो गया है। सरकार और बिजली संगठनों के बीच वार्ता सफल हो गई है। इस दौरान ये फैसला किया गया है कि योगी सरकार 3 माह के लिए जो अपनी निजीकरण की प्रक्रिया है, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया, वो टालेगी। और इन 3 माह के भीतर जो विद्युत कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें समय दिया जाए ताकि बिजली बिलों के वसूली हो, चाहे उपभोक्ता सेवा हो, उनमें सुधार वो करके दिखाएंगे और फिर सरकार आगे फैसला ले। तो सरकार ने बिजली कर्मचारियों की ये मांग मानी है और ये दावा किया है, वादा किया है, आश्वासन दिया है कि अगर बिजली कर्मचारी इन 3 माह के भीतर यानी कि 15 जनवरी तक वो उपभोक्ता सेवा में सुधार लाते हैं, जो राजस्व वसूली है, जो बिल बकाया है उसमें सुधार लाते हैं, और जो सही बिलिंग है, अमूमन शिकायत रहती है तो गलत बिल भेजा जाता है, उसमें सुधार लाते हैं, तो वो आगे रणनीति बनाकर 3 माह बाद इस फैसले की समीक्षा करेंगे और फिर आगे फैसला लेंगे। अजय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश बीते 3 दशकों से ऊर्जा विभाग की गलत नीतियों, रणनीतियों और भ्रष्टाचार के कारण इस वक्त करीब 83,000 करोड़ के घाटे से जूझ रहा है। और यही कारण है कि सरकार के सामने निजीकरण के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता था। उत्तर प्रदेश में जो 5 डिस्कॉम है, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, पश्चिमांचल और दक्षिणांचल, उसमें सर्वाधिक घाटा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में हो रहा था। और यही कारण है कि योगी सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का फैसला लिया था। लेकिन इसके प्रक्रिया शुरू होते ही पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने अपना विरोध जताते हुए कार्य बहिष्कार किया था बीते 48 घंटे से, जिसे देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने समीक्षा की कि अगर वो बिजली कर्मचारी ये बात मानने को तैयार हैं तो वो उनको मौका देने के लिए भी तैयार हैं। और यही कारण है कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा हमें अभी देखना होगा राजीव। लेकिन क्या अब बिजली के जो हालात हैं, जगह जगह बिजली काट डाली है इन कर्मचारियों ने, लोग अंधेरे में हैं, गर्मी में हैं, परेशान हैं, वो हालात बदलेंगे अब अगर बात बन गई है तो? देखिए, यकीनन सरकार ने ये साफ किया है, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ये साफ किया है कि क्योंकि उन्होंने बिजली संगठनों की बात मानी है, तो ऐसे में जो चाहे उत्तर प्रदेश के करीब 2 दर्जन से अधिक जिलों में सर्वाधिक कहीं पर बिजली कटौती की बात सामने आ रही है, कहीं पेयजल की समस्या बाधित है, तो कई अस्पतालों में भी बिजली कटने की बात सामने आई है। उन्होंने अपील की है कि तत्काल बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी जो फॉल्ट हुए हैं उनको दुरुस्त करें, ताकि उनकी इस हड़ताल से अब किसी भी लोगों को, आम जनता को कोई नुकसान ना हो और जल्द से जल्द जो बिजली बाधित है उसे सुचारू किया जाए। तो उम्मीद जताई जा रही है कि अब से 1 से 2 घंटे के भीतर जो फॉल्ट आई है उनको सुधारा जाएगा और एक बार शुरू हो जाती है। राजीव, लोगों को राहत मिलती है और राहत मिलती है बिजली महकमे को भी। इस समझौते से घाटे से उबर पाता है बिजली महकमा और सुधार हो पाता है कि नहीं? साथ ये बात हुई कि भाई जो भी हमारा लक्ष्य है सुधार का, तो सब लोग मन वचन व कर्म से सुधार की तरफ लगेंगे और पूरी ताकत के साथ सुधार की प्रक्रिया को तेज करेंगे। और हमने ये भी कहा है कि जो अगर कहीं पर व्यवस्था डिरेल होती है तो मजबूरी में तमाम विकल्पों पर विचार किया जाता है। तो उसमें पूर्वांचल के संबंध में एक विचार ये भी चल रहा था कि बिजली दी जाने में क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये निश्चित रूप से ये विचार हुआ था, लेकिन अब वो विचार स्थगित हो गया है। और बीजेपी और कांग्रेस आज आमने सामने दिखे। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ट्रैक्टर जलाकर प्रदर्शन करने का जवाब आगरा में बीजेपी किसान मोर्चा ने अनोखे अंदाज में दिया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ट्रैक्टर जलाकर प्रदर्शन करने का जवाब बीजेपी किसान मोर्चा ने अनोखे अंदाज में दिया। आगरा के तालघर मैदान में सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ किसानों का सैलाब उमड़ा। पूरा मैदान ट्रैक्टरों से भरा दिखाई दिया।
बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर की अगुवाई में पहुंचे किसानों ने कृषि बिल का समर्थन किया। रैली में सांसद एसपी सिंह बघेल के साथ जिले के सभी विधायक भी मौजूद रहे। कि देश के किसान की जो आय बढ़ाने के लिए, उनका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए जो क्रांतिकारी परिवर्तन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, जो जन जन के नेता हैं, किसानों के हितैषी हैं, उन्होंने जो ऐतिहासिक बिल दिया है, नरेंद्र तोमर साहब ने जो कृषि मंत्री जी ने बिल दिया है, उसके लिए किसान आभार प्रकट करने आया है। वहीं तालघर मैदान में हो रही बीजेपी किसान मोर्चा की रैली में अचानक एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कई किसानों ने मिलकर गिरे हुए ट्रैक्टर को सीधा किया। कुछ ही देर में और भी दमदार खबरें, बने रहिए हमारे साथ। और अब बात एक खुलासे की। प्रयागराज में CCC की परीक्षा में धांधली का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने गिरोह के सरगना समेत 14 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। भारी संख्या में कंप्यूटर और नकदी भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए सभी आरोपी ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करते थे। राहुल गांधी का सरकार पर आरोप मीडिया में सच नहीं दिखाया जा रहा है। ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। लोगों से सच छिपाया जा रहा है। संवैधानिक संस्थान सरकार के प्रभाव में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का एक बार और हमला। काम करता हूं, मैंने जैसे बोला, मीडिया कैप्चर्ड है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैप्चर्ड है, उनका उधर डोमिनेंस है। मगर किसान पर जो अत्याचार करते हैं, छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस पे जो आक्रमण करते हैं, युवाओं के भविष्य पे आक्रमण जो करते हैं, उधर तो डोमिनेंस नहीं है ना। उधर मैं काम करता हूँ। जब मुझे खाने को नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मुझे भविष्य नहीं दिख रहा, तो कभी ना कभी रियलिटी, सच्चाई तो बाहर आती है ना। मैं पेशेंट आदमी हूँ, रुक जाऊंगा थोड़ी देर। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की किसान यात्रा पर सवाल उठाए और कहा कि वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से राहुल गांधी किसानों के लिए एक यात्रा निकाल रहे हैं, कैसे देखती है मैम कि राहुल गांधी की किसान यात्रा को? देखिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कांग्रेस यात्रा निश्चित रूप से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निकालेंगे। इसमें आपको अचंभा क्यों हो रहा है? लेकिन वो कह रहे हैं कि किसानों के खिलाफ के हित में। होगा कि न्यूज़ 18 की एक टीम ने जब एक खबर कवर की थी कि दिल्ली में एक ट्रैक्टर को जलाया गया था, तब पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि कांग्रेस के वर्कर ने जलाया। इसलिए मैं कह रही हूँ, कांग्रेस यात्रा अगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निकालें तो इसमें आपको अचंभा क्यों है? कांग्रेस इसलिए व्याकुल है क्योंकि बिचौलियों का कारोबार बंद होता दिख रहा है उनको। मैम, इसके साथ साथ बात करें, जिस तरह से राहुल गांधी जो हैं वो हाथरस भी गए थे, उनका यह कहना है कि वो जब गिर गए थे तो वो नहीं गिरे थे बल्कि देश गिर गया था, देश को गिराया गया था। क्या कोई भी देश को गिराने की बात या कल्पना कर सकता है? बहुत धन्यवाद। रमेश सत्ताकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे उत्तराखंड की खबरें।